आइडिया इज, से देयर इज ए कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड, उसको एक बिल्डिंग खरीदना है और वो बिल्डिंग के बदले शेयर इशू कर रही है अपनी कंपनी का. सो दिस टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन कि हम बिल्डिंग खरीदेंगे और बदले में शेयर इशू करेंगे, दिस टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन. अब मान लीजिए पूरा मैं डिटेल एक एग्जांपल का देता हूं. अच्छा, इसमें ना आप अपना शेयर भी इशू कर सकते हो, आप अपने ग्रुप कंपनीज का, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी का शेयर भी इशू कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो अपना ही शेयर हम लोग इशू करेंगे. नाउ बेसिकली जब हम लोग कोई भी शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो वो इक्विटी सेटल्ड होता है, या वो कैश सेटल्ड होता है, या वो इक्विटी सेटल्ड विथ कैश ऑल्टरनेटिव होता है. मान लीजिए मैं इस तरह से बोला कि मैं आपसे कुछ खरीदूंगा, बदले में मैं आपको 1 लाख, मान लीजिए मैं आपसे एक बिल्डिंग खरीदता हूं, बदले में मैं आपको 1 लाख शेयर दूंगा 3 साल बाद. लेकिन हम 1 लाख शेयर नहीं देंगे, 1 लाख शेयर के बराबर उस दिन 3 साल बाद जो कैश का इक्विवेलेंट अमाउंट होगा वो पेमेंट कर देंगे. अगर हम आपको 1 लाख शेयर ऑफर करेंगे देन इट्स इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट. अगर हम आपको 1 लाख शेयर के बराबर पैसा दे देंगे देन दैट इज कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट. और जहां पे दोनों का ऑप्शन हो, आप चाहो तो कैश ले लो, चाहो तो शेयर ले लो, या कंपनी के पास ये ऑल्टरनेटिव रहे कि कंपनी चाहे तो कैश दे दे, चाहे तो शेयर दे दे, उसको बोलते शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव. ये 3 तरह के शेयर बेस्ड पेमेंट के ट्रांजैक्शन का डिस्कशन इस इंड एस में होगा. ज्यादातर केसेस में इट इज इक्विटी सेटल्ड, बट वी विल बी कवरिंग द डिस्कशन ऑन ऑल 3. Sorry. Now, equity settled share based payment transaction, and here we are not discussing employee stock option. Employee stock option का discussion we will take after little while. तो इसमें क्या है कि मान लीजिए हम किसी से कोई गुड्स परचेज किए, गुड्स मेरे जो मेरा ट्रेडिंग गुड्स है, मान लीजिए मैं वो परचेज किया. मान लीजिए 1 करोड़ यूनिट का, मान लीजिए मैंने कैलकुलेटर परचेज किया. हम कैलकुलेटर के दुकानदार है, मेरा एक रिटेल है कैलकुलेटर का, वहां पे 1 करोड़ यूनिट मैंने परचेज किया और बदले में मान लीजिए मैंने 40 लाख शेयर इशू किया, 40 लाख इक्विटी शेयर इशू किया और मेरी कंपनी का फेस वैल्यू 10 है शेयर का. अब इसका अकाउंटिंग देखिए, अभी यहां पे अमाउंट बोल करके कुछ नहीं दिया मैंने. आई बॉट 1 करोड़ नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स फॉर विच आई इशूड 40 लाख इक्विटी शेयर्स, द फेस वैल्यू ऑफ विच इज ₹10. अब इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा? इंड एस का बोलना है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने लिया, मान लीजिए दिस इज द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोगों ने लिया उसका फेयर वैल्यू, आप परचेज कर रहे हैं, कैलकुलेटर परचेज कर रहे हैं, तो आप दुकानदार के पास कैलकुलेटर परचेज करने जाएंगे, किसी के पास भी, मैन्युफैक्चरर के पास भी, तो आपको तो कैलकुलेटर का तो प्राइस वो बताएगा ही बताएगा ना. तो आप कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, मार्केट प्राइस निकाल लीजिए. मान लीजिए कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू निकला 1 करोड़ कैलकुलेटर का एट द रेट ऑफ 300 ईच, दैट इज 300 करोड़ रुपया. तो इसका मतलब यह हुआ द गुड्स दैट यू हैव बॉट, दिस इंड एस सेज दैट द गुड्स दैट वी हैव बॉट should be measured at the fair value of those goods we have bought, और share have been issued at that value ये मान लिया जाएगा. मतलब ये जो 40 लाख शेयर हमने इशू किया ना, ये 300 करोड़ रुपया का है और वो 300 करोड़ 40 लाख शेयर का फेयर वैल्यू नहीं है, वो फेयर वैल्यू है गुड्स दैट वी हैड बॉट. 1 करोड़ कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू है. एंड इट विल बी बिलीव्ड दैट हमने 40 लाख शेयर 300 करोड़ में इशू किया. मतलब एक शेयर का मेरा इशू प्राइस विल बी 300 करोड़ डिवाइडेड बाई 40 लाख, सो 750 रुपीज. अब 750 रुपया में मैंने शेयर इशू किया,
फेस वैल्यू 10 है, तो बैलेंस 740 रुपीज मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा. एंड माई अकाउंटिंग एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट 300 crores टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख इंटू 10, दैट इज 4 करोड़, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली 296 करोड़, विच इज नथिंग बट 40 लाख इंटू 740. एक बार मैं चेक कर लूं. यस, इट इज 296 करोड़. मतलब यह हुआ कि द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बॉट, उसका जो फेयर वैल्यू है दैट विल डिटरमाइन द इश्यू प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर दैट वी सोल्ड. हमारे शेयर का मार्केट प्राइस रेलेवेंट नहीं रहेगा. हमारा शेयर का इश्यू प्राइस विल बी डिटरमिन्ड बाय द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बॉट, बिकॉज इंड एस का यह मानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बॉट, उसका फेयर वैल्यू आप जरूर से जरूर निकाल पाएंगे. लेकिन अगर से इन केस सेम एग्जांपल ऊपर वाला, वो 1 करोड़ जो कैलकुलेटर हम खरीद रहे हैं उसका मार्केट प्राइस डिटर्मिनेबल ही नहीं है. इट डजंट हैपन वेरी ऑफ्टन, बट मान लो एक केस ऐसा आ गया तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिकली कि तुम जो चीज खरीद रहे हो उसका फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो फिर तुम्हारे इक्विटी शेयर जो तुम इश्यू कर रहे हो, 40 लाख शेयर खरीदे तो तुम 1 करोड़ कैलकुलेटर हो, नो डाउट. दिए तुम 40 लाख इक्विटी शेयर हो उसको, नो डाउट. अब कैलकुलेटर का फेयर वैल्यू मालूम नहीं चल रहा है, तो कम से कम शेयर का फेयर वैल्यू मालूम कर लो. और फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने में जो मार्केट प्राइस होता है ना, दैट इज द बेस्ट एविडेंट फेयर वैल्यू का आइडिया. वैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर एक इंड एस 113 है, हम लोग पढ़ेंगे, बट मार्केट प्राइस से बेहतर फेयर वैल्यू कुछ नहीं होता. तो मान लो कि आप 1 करोड़ पेन खरीदे, 40 लाख शेयर दिए और शेयर का मार्केट वैल्यू एक शेयर का मान लीजिए 810 रुपया है, तो 40 इंटू 810 इज कमिंग 324 करोड़. तो अब आपको यह मानना पड़ेगा कि जो कैलकुलेटर यू बॉट उसका परचेज कॉस्ट इज 324 करोड़. You issued 40 lakh equity shares of 10 each at a premium of 800 each. But this will only possible, or this will only happen when we are not able to find out the fair value of the calculators that we bought. And the journal entry will obviously be, purchases को डेबिट करेंगे हम 324 crores, to equity capital जो क्रेडिट होगा that is 4 crore, to security premium 320 crores. ओके, अब आइए एक छोटा सा डिस्कशन कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज बाई करते हो मार्केट से, तो इंड एस का मानना है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू विल बी इजीली डिटर्मिनेबल और उसी को बेस लेके आगे बढ़ना है. बाई चांस वो कैलकुलेट नहीं हुआ तो शेयर का जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आप दे रहे हो उसका फेयर वैल्यू ले लेने का. लेकिन अगर हम लोग इंप्लॉई को स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं उसकी सर्विसेज के लिए, ऑब्वियसली इंप्लॉई को जो स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग उनसे सर्विसेज ले रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज के लिए हम जो स्टॉक ऑप्शन उसको दे रहे हैं उनकी सर्विसेज का फेयर वैल्यू निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इन दैट केस हम जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट उनको ऑफर करेंगे उसका फेयर वैल्यू विल बी यूज्ड टू डू द अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस. ये डिस्कशन डी नंबर का ऑलरेडी कंप्लीट हो गया. द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड विल बी डेबिटेड, शेयर इशूड विल बी क्रेडिटेड along with security premium. We had done this journal entry also. In my example I bought calculator, in this example they are buying building, so it's a property plant and equipment. In my case it was an inventory. The journal is capital to premium. I gave you an example with figures, so you must have understood it better. It's just a journal entry ka format. Now let us go into the deep solid discussion of equity settled share based payment to employees. मान लीजिए हम लोग एम्प्लॉई को स्टॉक ऑप्शन दिए, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन दिए,
उसका अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, इस पैराग्राफ से या इस अगले 15-20 मिनट के डिस्कशन से क्लियर होगा। आप लोगों में इस चीज का, अकाउंटिंग प्रोसेस का, इसका मेजरमेंट का जानकारी बहुत कम होने के चांसेस है, क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम में इसका पढ़ाई सिलेबस में नहीं होता था। नाउ इसमें मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, आप देखिए कुछ इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा है कि मेरे यहां से 100 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं और मैं एक एक एम्प्लॉई को 40 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन सभी को मालूम होगा, आप लोग प्रोफेशनल हैं, लॉट्स ऑफ यू पीपल मस्ट हैव गॉट द ऑप्शंस फ्रॉम कंपनीज, और आइडिया सबको होगा। तो मान लो 40 ऑप्शन, 100 एम्प्लॉई है मेरी कंपनी में, 40 ऑप्शन में आप ही लोग मान लीजिए मेरे एम्प्लॉई हैं, 40 ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने ऑफर किया आपको, माई ऑफर प्राइस इज से 130 रुपीज, and at that point of time my current market price was say 150 rupees। तो ऐसे नॉर्मली बोले तो 20 रुपया सस्ता में मैं आपको शेयर ऑफर कर रहा हूं। ये जो 20 रुपया है, इस 20 रुपया को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। डेरिवेटिव्स का आइडिया सभी को होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन यही है। यही वाला इसी तरह का ऑप्शन, अच्छा मान लीजिए ये आपको 3 साल के बाद आपको इसको एक्सरसाइज करने मिलेगा। 3 ईयर इज द वेस्टिंग पीरियड। 3 साल मेरे यहां पे आपको कंटिन्यूअस इंप्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा, तब आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकोगे। तो 3 ईयर इज द वेस्टिंग पीरियड। अब इस तरह के ऑप्शन का अगर फेयर वैल्यू निकाला जाए, मैंने जो आपको 20 रुपीज बोला, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। इंट्रिंसिक बिकॉज द ऑप्शन इज इन द मनी। 150 रुपए का मार्केट प्राइस पे आपको 130 रुपए में शेयर मिल रहा है, इट इज इन द मनी। लेकिन अगर हम इसका फेयर वैल्यू का बात करें, जिसमें 3 साल का टाइम वैल्यू भी आएगा, तुम्हारा शेयर में जो वोलेटिलिटी है उसका भी प्राइस आएगा, तो इसी ऑप्शन का फेयर वैल्यू मान लीजिए 32 रुपीज है। सर ऑप्शन का फेयर वैल्यू क्या होता है? दैट यू मस्ट नो, बिकॉज यू मस्ट बी ट्रेडिंग इन द मार्केट। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन खरीदते होंगे, कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू पे ऑप्शन नहीं मिलता, हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा ज्यादा रुपया देना पड़ता है ऑप्शन खरीदने के लिए, कॉल ऑप्शन। तो वो जो ज्यादा रुपया देना पड़ता है, जो एग्जैक्ट रुपया आपको देना पड़ता है, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ये फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन निकालने के लिए ब्लैक एंड सोल्स बोल करके एक मॉडल यूज होता है। अगर आपका इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी का नहीं है, तो आपका ऑप्शन में अगर वो ट्रेड नहीं होता ऑप्शन मार्केट में, देन यू टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन यूजिंग ब्लैक स्कोल्स मॉडल। बट मान लीजिए 32 रुपीज द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। अब इसमें बेसिक आइडिया क्या है अकाउंटिंग का मैं बताता हूं कि 100 एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉय का 40 रुपया 40 ऑप्शन का राइट, और 32 रुपीज इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। 100 इंटू 40 अगर कर देते हैं तो 4000 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आई ग्रांटेड, और इंटू अगर 32 कर देते हैं तो 4000 इंटू 32 इज 1,28,000। दिस इज माई टोटल कॉस्ट। तो 1,28,000 रुपया का माल मैंने आपको फ्री में दिया, बिकॉज आई गेव यू ऑप्शन विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। शेयर जब देंगे तो आपसे 130 रुपया लेंगे, बट ऑप्शन जो मार्केट में 32 रुपीज में बिक रहा है, वो तुम मेरे एम्प्लॉय होने की वजह से मैं तुमको फ्री में दे रहा हूं। तो दिस 32 इंटू 4,000, 1,28,000 इज माई कॉस्ट, इज माई एक्सपेंस, इज माई लॉस। दिस Ind AS 102 सेज दैट ये 1,28,000 रुपया आप अगले 3 साल, बिकॉज 3 ईयर इज द वेस्टिंग पीरियड, 3 साल में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, मीन्स 128 डिवाइडेड बाई 3, सो इट्स 42,667। 42,667 करके आप 3 साल में एक्सपेंस में डालोगे और एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। वो लायबिलिटी तो नहीं है, वो इक्विटी में रिकॉर्ड होगा। बैलेंस शीट में वी विल बी शोइंग इट अंडर इक्विटी। तो आप एक्सपेंस डेबिट करोगे, इक्विटी क्रेडिट करोगे, which ultimately will be converted into equity share capital and security premium when ultimately we'll be issuing the shares. But 3 साल 42,667 करके कुछ इस तरह का जर्नल एंट्री होगा। देखिए, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। अकाउंटिंग बैकग्राउंड के बच्चे समझो, और जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड हो वो एक्सपेंस और इक्विटी समझो कि पीएल में और बैलेंस शीट में जाएगा, पीएल में एक्सपेंस के रूप में और बैलेंस शीट में इक्विटी के अंदर। दिस फिगर विल बी रफली 42,667 एंड दिस अमाउंट वी विल डू फॉर 3 years। इस 3 साल में जब हम लगातार ये एंट्री मारेंगे तो 3 साल एक्सपेंस पीएल में जाके खत्म हो गया, और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में 42,667 करके 3 बार में 1,28,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद जब एक्चुअल में शेयर इश्यू हो जाएगा, मान लीजिए ऑप्शन वेस्ट हो गया इंप्लॉइज लोगों के ऊपर, फिर एक्सरसाइज कर लिया, देन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। मैं एक बार इसको जस्ट हटा करके आपको अकाउंटिंग दिखा दूं कि उसके बाद हमको जब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने पैसे मिलेंगे? 4,000 का 130 करके, तो 4,000 इंटू 130, 4,000 आई एम सेइंग बिकॉज 100 इंप्लॉइज 40 ऑप्शंस, और 130 क्यों मिलेगा? बिकॉज 130 इज माई ऑफर प्राइस। तो 4,000 इंटू 130 करके 5,20,000 का मेरे को पैसा मिल जाएगा, डेबिट कर दिया। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जो मेरे बुक्स में था 1,28,000 का, उसको हटा दिया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 400 इंटू 40 था ना, 4,000 शेयर का 10 रुपीज फेस वैल्यू मान लीजिए, तो 4,000 का 4,000 इंटू 10 ना, 100 इंटू 40, हाँ 4,000 इंटू 10, 40,000 का कैपिटल क्रेडिट हो गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम विल कम एज बैलेंसिंग फिगर। सो द बैलेंसिंग फिगर इज 520 प्लस 128 माइनस 40, दैट इज 608,000। ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया।